हेलो बच्चा, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। लेक्चर 2 की स्लाइड्स पूरी देख ली होंगी, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा हेनरीज लॉ से स्टार्ट होगा। बट हेनरीज लॉ करने से पहले हमारा कुछ वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर मिलियन रह गया था, तो हम उसको भी कंप्लीट करते हुए फिर आज हेनरीज लॉ को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आता है, आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। तो इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपके पास में आ गया पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी के बाद में हम हेनरीज लॉ को डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ को। और हेनरीज लॉ के बाद में हेनरीज लॉ कांस्टेंट के ऊपर भी पूरा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है यहाँ पे पार्ट पर मिलियन, पीपीएम पर मिलियन में। जैसे कि परसेंटेज कैसे होती है, 100 में होती है। तो आप किसी भी को परसेंटेज में निकाल रहे हैं, अमाउंट इन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपके पास में परसेंटेज आ जाती है। सेम ऐसे ही आपके पास में पार्ट पर मिलियन आता है। द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सब्सटेंस फॉर एवरी 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। इट मीन्स अगर मैं मान लू मेरे को कोई एक पर्टिकुलर एक सब्सटेंस दिया है एक्स, और वो टोटल जो पार्ट है, माना ये एक्स ग्राम दिया है और टोटल पार्ट मेरे पास में एक्स केजी है, एक्स केजी है, या फिर हाँ एक्स केजी ले लो। तो मुझे इसे पार्ट पर मिलियन में कैलकुलेट करना है। तो पार्ट पर मिलियन में क्या करूंगी, उस अमाउंट का एक्स ग्राम अपॉन एक्स केजी में। तो पहली बात आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। केजी को हटा के आप यहाँ पे ग्राम में करोगे तो ये 1000 ग्राम आ जाएगा, और इसको जब आप पार्ट पर मिलियन में करोगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x से x कट जाएगा, और ये आपके पास में 10⁻³ पार्ट पर मिलियन आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी सा टर्म है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपको परसेंटेज आप 100 में कैलकुलेट करते हो, पार्ट पर मिलियन 10⁶ में करते हो। यानी कि अब आपको दिया है अ सॉल्यूशन कंटेन 0.005 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। यानी कि अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन जो बतानी है वो पार्ट पर मिलियन में बतानी है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपके पास में कितना अमाउंट है, 1.005 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। आपके पास में 1 kg ऑफ वाटर है। केजी ऑफ वाटर आपको ग्राम में लेना पड़ेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि ये आपके पास में आ गया 1000 ग्राम, और इसको आप निकालोगे 10⁶ में। अब अगर आप इसको 10⁶ में निकालोगे तो आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻³ और ये आपके पास में 10⁶ और 3, या फिर आप इसे पूरा ही कैलकुलेट कर लो, 1000 ऊपर जाके 10⁻³ हो गया, और ये आपके पास में 10⁶ था मिलियन के लिए, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यानी कि आपके पास में जो आंसर आएगा वो 5 पार्ट पर मिलियंस में आएगा। यानी कि ऑप्शन आपके पास में कौन सा करेक्ट है, 5 पार्ट पर मिलियन। इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्ट पर मिलियन। और आपको पता है ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जाम हैक पे मिल जाएंगे। ये एप्लीकेशन है, ये जल्दी से जल्दी लॉन्च होने वाली है। यहाँ पे आपके पास में पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जितने भी क्वेश्चन कवर करने हैं, आपको पीवाईक्यू करने हैं, आपको जेई के पीवाईक्यू करने हैं, नीट के पीवाईक्यू करने हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने हैं, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो आपको सारा वहां पे मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो भी लेक्चर होता है उसकी अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ भी अवेलेबल होंगी। डायरेक्टली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आपको मेरा कोड मिलेगा, आप उस कोड के थ्रू डायरेक्ट मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे और हम ऑन लाइव क्लासेस में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली मैं क्लास ले रही हूँ, मेरा आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल इंटरेक्शन है। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, मेरे कोड के थ्रू जाएंगे, तो आप जो भी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी मुझे डायरेक्टली पता चलेगा। तो वो भी मैं आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकती हूँ कि हाँ भाई आपको ये इंप्रूव करना है और ये सब करना है। ठीक है बच्चा, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से ये वाला पूरा सेशन चलने वाला है। और एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि मैम कब तक आप सिलेबस कंप्लीट करा देंगी। बेटा मैंने प्लान किया है सिलेबस नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आपका जनवरी का अटेम्प्ट है वो आप दे सको। उसके साथ साथ जनवरी के अटेम्प्ट के साथ साथ जब आपका बोर्ड है फरवरी में, वो भी आपकी तैयारी साथ के साथ हो सके। तो इस तरीके से हमने सब कुछ प्लान किया है।
ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्ट पर मिलियन एज ए कंसंट्रेशन यूनिट। तो आपके पास में जो पार्ट पर मिलियन है वो एज ए कंसंट्रेशन यूनिट किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑन प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर पे पार्ट पर मिलियन डिसॉल्व डिपेंड नहीं करता। इट यूज ओनली फॉर द गैसेस डिसॉल्व इन द लिक्विड। नहीं, अभी तो हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया तब भी उस पर डिपेंड कर रहा है। इट इज अ मास बेस्ड कंसंट्रेशन यूनिट, ये करेक्ट है क्योंकि ये आपकी मास बेस्ड कंसंट्रेशन यूनिट है। इट इज इक्विवेलेंट टू मोलैरिटी, नहीं मोलैरिटी के इक्वल नहीं होता, तो ये आपकी मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म है। जैसे कि अभी आपने किया भी था ग्राम में और 1000 kg वाटर में आपने इसे कैलकुलेट किया तो आपके पास में पार्ट पर मिलियन में आ गया। इसके बाद में आता है 2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 0.02 ग्राम ऑफ द पॉल्यूटेंट। अब आपको 2 लीटर दिया और अभी हमने कहा ये मास बेस्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये लीटर दिया है इसमें इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, यानी कि आपके पास में जो वॉल्यूम था वो 2 लीटर था और डेंसिटी आपके पास में 1 ग्राम पर ml है। डेंसिटी आपके पास में 1 ग्राम पर ml है, तो इट मींस आपके पास में 1 ml 1 ग्राम, यानी कि आपके पास में 2000 ml कितने के इक्वल होगा, वो 2000 ग्राम के इक्वल होगा। और उसमें पॉल्यूटेंट कितना है 0.02 ग्राम, तो आपको ये पता करना है वो कितने पार्ट पर मिलियन में, तो 0.02 अपॉन 2000 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6 आप इसको करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -3। इन 3 जीरो को मैं ऊपर ले गई हूँ तो ये आपके पास में आ गया 10 टू द पावर 6, तो ये आपके पास में आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर 10, क्योंकि ये 5 है और ये आपके पास में आ जाएगा 10, तो यानी कि 10 पार्ट पर मिलियन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द 500 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 0.001 gram of the gas. If additional 0.004 gram of the same gas is dissolved in the solution, यानी कि आपके पास में जो सॉल्यूशन था वो तो आपके पास में 500 ग्राम यहाँ पे ऑलरेडी ग्राम में दे रखा है, और जो गैस डिसॉल्व है वो पहले 0.001 ग्राम थी, अब उसने एडिशनल 0.04 और कर दिया, तो टोटल गैस डिसॉल्व आपके पास में कितनी हो गई 0.005, क्योंकि 1 और ये 4 आपका ऐड हो जाएगा, ये ग्राम में हो गई, तो ये आपके पास में आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसको पार्ट पर मिलियन में निकालना है, और ये आपके पास में हो गया 500 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये आपके पास में आ गया 100, फिर वही आपके पास में ये भी 10 पार्ट पर मिलियन हो जाएगा, ये भी आपके पास में 10 पार्ट पर मिलियन हो गया, तो ये भी आंसर आ गया इस तरीके से। इसके बाद में आता है आपके पास में पार्ट पर बिलियन। बिलियन आपका 9 में होता है, जैसे कि 10 टू द पावर 6 मिलियन में हो गया, तो बिलियन के लिए आपके पास में 10 टू द पावर 9 आएगा। द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस क्वांटिटी ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर विद द सब्सटेंस बीइंग प्रेजेंट एज द 1 पार्ट पर बिलियन। एक पार्ट पर बिलियन में कितना, मतलब अगर आप 1 पार्ट पर बिलियन बोलोगे तो यानी कि 10 टू द पावर 6 में उसका केवल एक पार्ट प्रेजेंट है, तो इस तरीके से आपके पास में पार्ट पर बिलियन आता है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पीपीबी। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज है जो आपने पार्ट पर मिलियन में पढ़ा है। अ सॉल्यूशन कंटेन 0.002 ग्राम ऑफ द पॉल्यूटेंट डिसॉल्व इनटू 2 kg ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मैं इसे कैसे करूंगी 0.002 अपॉन 2000 ग्राम, ये भी ग्राम में है, और इसे 10 टू द पावर 9 कर दूंगी, तो ये आपके पास में आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 2, तो ये आपके पास में आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और 1 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि ये आपके पास में आ गया 1000 पार्ट पर बिलियन। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट पार्ट पर बिलियन, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यूज प्राइमरली फॉर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मास बेस्ड कंसंट्रेशन यूनिट है, तो जैसे आपके पास में पार्ट पर मिलियन होती है वैसे ही आपके पास में पार्ट पर बिलियन मास बेस्ड कंसंट्रेशन यूनिट है। नेक्स्ट आपके पास में आता है 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 0.0000 into 5 ग्राम ऑफ द कंटेमिनेंट इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेम वही चीज है आपके पास में, बिल्कुल ये वैसे ही आपको करना है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके भी आंसर भेज सकते हैं, तो जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में आंसर भेज देंगे। ठीक है बच्चा, ताकि कनेक्टिविटी रहेगी, आपको जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप जो भी आंसर है वो आप कमेंट में भेज सकते हैं, बाकी शेयर लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करने ही है। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद में आता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज 0.00 ग्राम पर ml एंड 1 एटमॉस्फेरिक, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन पार्ट पर बिलियन। यहाँ पे अब आपको सॉल्युबिलिटी दी है,
तो सॉल्युबिलिटी आपके पास में क्या दी है, 0.008 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 0.008 मिलीग्राम है, तो मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे पास में 0.008 इंटू 10⁻³ ग्राम यहाँ पे हो गए, और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी है, तो 1 लीटर के लिए आपके पास में 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में ये हो गए 1000 ग्राम। अब आपको क्या बताना है, पार्ट पर बिलियन में बताना है, तो ये आपको 10⁹ कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आपके पास में आ गया 8 इंटू 10⁻, और 10⁻³ यहाँ पे 1000 का 10⁻³ और 10⁻³ ऑलरेडी इसके पास में था, और ये हो गया 10⁹। तो आपके पास में आंसर आ गया 8 पार्ट पर बिलियन। ये देखो, ये आपके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये वाली टर्म मिलियन, मिली को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, यहां से ये डेसिमल हटाया तो 10⁻³ आ गया, और यहां से इस 1000 को मैं ऊपर ले गई तो 10⁻³ आ गया, तो ये 10⁻৯ हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपके पास में आंसर 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद में अब आपके पास में आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व होता है तो उसे आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं, यानी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एज ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी की जब भी आप बात कर रहे हो, आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, मतलब माना दो सॉल्वेंट में पर्टिकुलर सॉल्यूट की कंपैरेटिबिलिटी कर रहे हो कि आप कल एक सॉल्यूट दो सॉल्वेंट में कितना कितना डिसॉल्व है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी होगी, वो भी आपकी अलग अलग होगी। इट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर and the pressure of the same saturated solution, that is called solubility. It means the amount of solute dissolved in particular amount of solvent at constant temperature and pressure till the saturated solution has been formed, that is called solubility. यानी कि अगर मैंने ले लिया कि मेरे पास में 100 ग्राम ऑफ वाटर है, और 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे कितनी चीनी डिसॉल्व हो रही है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब आपके पास में आता है डिफरेंट वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट। अब सॉल्युबिलिटी आप पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में भी कर सकते हैं, पर लीटर सॉल्वेंट में भी कर सकते हैं, मोल पर लीटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में ग्राम पर है, और ये मोल पर लीटर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज को मैं दोबारा यूज करूंगी जब मैं हेनरीज लॉ कराऊंगी, तो मेरे पास में ये चीज दोबारा यूज होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी ले सकते हैं, तो वहां पे आप इसे वहां पे यूज करने वाले हैं दोबारा। इसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, बट तब भी एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बीकर दिया है, ठीक है, एक बीकर मैं यहाँ ले लेती हूँ, फिर मैं एक बीकर यहाँ ले लेती हूँ, और फिर मैं एक बीकर यहाँ पे ले लेती हूँ। ओके, अब मेरे पास में क्या हुआ, ये जो बीकर दिए हैं इसमें मैंने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाली, 1 चम्मच चीनी डाली, तो चीनी उसमें डिसॉल्व हो गई, यानी कि जो चीनी है वो इसमें डिसॉल्व हो गई है। ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी आप इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो मैं इसमें करूंगी व्हेन मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved at particular temperature, जब आप उसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, 1 चम्मच चीनी पहले ही थी इसमें मिली हुई, अब मैंने क्या किया, 2 चम्मच चीनी क्या 3 चम्मच चीनी और मिला दी। ठीक है, 3 चम्मच तो ज्यादा हो जाएगी, 2 चम्मच चीनी मिला दी। अब क्या होगा, ये दोनों चम्मच चीनी डिसॉल्व हो गई, और मैंने अगर और चीनी डाली वो उसमें डिसॉल्व होनी बंद हो गई है, तो उसे आप कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन द मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट cannot be dissolved in solvent,
इन सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसे हीट कर दिया, मैंने यहां से हीट प्रोवाइड कराई। तो पहले ही काफी सारी चीनी इसमें डिसॉल्व थी, अब मैंने 3 चम्मच क्या 4 चम्मच चीनी और डाल दी, और ये चीनी अब इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। पर जब आप उसे ठंडा करोगे तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग डिसॉल्व हुई थी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इसी प्रोसेस के थ्रू आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस करते हो तो वो ऐसे ही करते हैं। जैसे कि कॉपर का क्रिस्टलाइजेशन आपने क्लास 12th में किया होगा, वहां पे आप उसे पानी में मिलाते हैं, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डिला देते हैं, हीट करते हैं, ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर देते हैं, फिर आप उसको छोड़ के चले गए होंगे पूरी रात के लिए उस बीकर में या जो भी आपके पास में चाइना डिश थी। अगले दिन आपने देखा होगा कि क्रिस्टल आ गए होंगे, तो एक्चुअल में आपने करा क्या था, आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया था। उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर डाउन आया तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितनी सॉल्युबिलिटी थी वो उतना ही डिसॉल्व होगा, बाकी सारा का सारा वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये आपके पास में प्रैक्टिकल था। इसके बाद में आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। यानी कि जब आपने सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो इस फैक्टर को या इस प्रोसेस को आप डिसोल्यूशन कहते हैं। और जब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट और सॉलिड अलग अलग हो गए तो उसे आप क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, टिपिकली 100 ग्राम, क्योंकि सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग होती है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि चीनी उसमें मिल नहीं रही थी, मैंने उसमें नमक मैंने उसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने पे चीनी मिल गई, यानी कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट आ गया। तो ये अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहली बात, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने चीनी मिलाई, चीनी डिसॉल्व हो गई। अब मैंने उसमें नमक मिलाया, नमक डिसॉल्व हो गई। अब अगर मेरे पास में कैम्फर की गोलियां, कपूर की गोलियां आपने देखी होंगी घर में, कपड़ों में मम्मी वगैरह अधिकतर डाल के रखती हैं, तो वो क्या होता है, अगर आप कपूर की गोली या घर में जो पूजा करने वाला कपूर होता है उसको आप पानी में डालो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होगा इतने इजीली। आपको उसको मैश, बट आजकल तो उसमें मिक्सिंग भी होती है, बट अगर प्योर कपूर होगा तो वो नहीं होता है। तो जो कपड़ों में डालने वाला है वो भी डिसॉल्व नहीं होता। यानी कि आपके पास में पर्टिकुलर जो सॉल्यूट है, जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि आप यहां पे अब आप डिस्कस करोगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक जैसे सॉल्वेंट में, एक टाइप के सॉल्वेंट में एक टाइप के ही सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं। एक टाइप से मतलब क्या है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि आपके पास में जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, चाहे आप सॉल्यूट की बात करो चाहे आप सॉल्वेंट की बात करो, तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, जैसे कि अगर आप ले लो NaCl, NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व कर लिया, वो डिसॉल्व हो जाता है। द रीजन इज जो H2O है वो आपका माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा और प्लस डेल्टा है, पोलर इन नेचर है, ये आपको पता है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा। और बहुत अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट इसका होता है, 1.8 डिबाई के आसपास कहीं होता है, तो अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट है, और क्योंकि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट है तो इसके अंदर वो वाले सॉल्यूट जिनका पोलर नेचर है वो इसमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यही रीजन है आपके पास में कि अगर आप इसमें शुगर डालोगे C6H12O6, तो शुगर में आपके पास में OH बॉन्ड होते हैं, तो वो OH बॉन्ड और इनका इंटरेक्शन होगा, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप NaCl की बात करेंगे तो सोडियम में आपके पास में कैटायन और एनायन है, इनका इंटरेक्शन होगा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी कि आपके जो नॉन पोलर कंपाउंड अगर आप इसमें डालने की कोशिश करो, मान लो मैं इसमें बेंजीन डाल दूं C6H6, तो C6H6 इसमें डिसॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी नॉन पोलर है, ये आपके नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। यानी कि आपके जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर में या आयनिक में डिसॉल्व होंगे, या फिर आयनिक कंपाउंड पोलर और आयनिक में डिसॉल्व होंगे,
और नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। आप इसमें बेंजीन को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाले कंपाउंड जिसमें पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं वो उसी में डिसॉल्व होते हैं, उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जिसमें पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। अब आता है आपके पास में फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आपके जो सॉलिड हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। यानी कि आपके पास में आता है अब आप कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, तो ये आप, मैंने कहा डिपेंड करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास में जब जिस भी सब्सटेंस को आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो रिएक्शन कैसी है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है। बात करते हैं, आपने कभी घर पे देखा होगा, घर हाथ में पानी लेना और उसमें थोड़ा सा आप जो डिटर्जेंट है वो डाल के उस पर डिसॉल्व करके आपको गर्म महसूस होगा, आपको आपकी हथेली पे गर्म लगेगा। रीजन, क्योंकि जब आप इसको सर्फ को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है। कई बार ऐसा होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जब आप हथेली पे रखोगे तो आपको ठंडा महसूस होता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, बल्कि आपके हाथ की हीट एब्जॉर्ब कर ली। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आपने नेल पेंट देखा होगा, नेल रिमूवर देखा होगा, अगर आप हाथ पे डालो तो आपको थोड़ी देर बाद में वो ठंडा महसूस होगा वहां पे। रीजन क्या है, नेल पेंट जब वेपोराइज हो रहा है तो वो उसको हीट ले रहा है। वो हीट कहाँ से ले रहा है, वो आपके हथेली पे से हीट ले रहा है, तो आपको वो एरिया ठंडा महसूस होने लग जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, solubility increase with temperature because the process absorb the heat and higher temperature shift the equilibrium toward the dissolution। यानी कि आपके पास में कोई सॉल्यूट है और आप उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपके पास में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी, ये आपके पास में ये सॉल्यूशन जो बना है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट चाहिए। अब इस रिएक्शन में अगर आप हीट प्रोवाइड कराओगे, आप जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड कराओगे सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं इस तरीके से करूं कि अगर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन दी है जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस केस में आप टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जब आप नमक और चीनी को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप उसमें हीट पास आउट करा रहे हो तो उतनी ही हीट, उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, वो उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होता चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी नहीं, उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होता चला जाएगा। एक कभी आपने घर में देखा होगा, अब तो पता नहीं मुझे, पर पहले टाइम में होता था, जैसे हमारे घर में व्हाइट वॉश होती थी ना, तो जो जो पेंटर थे वो प्लास्टिक का टब था, नीले रंग का टब था, जो मुझे याद भी है अभी, नीले रंग का टब था। तो वो क्या करता था उसमें कि रात को चूना भिगा के चला जाता था। और कई बार हमने ये देखा है कि भाई वो जो चूने, जो प्लास्टिक का टब था उसमें वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट क्या, उसमें हम तो ये बोलते थे फफोले पड़ गए हैं, तो वो ना जगह जगह से फूल जाता था। रीजन क्या था, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें से हीट निकलती है, और हीट निकलने की वजह से इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि जो आपका प्लास्टिक का टब है वो मेल्ट हो जाता है, जगह जगह से फूल जाता था वो, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें पहले ही हीट निकल रही है, उस केस में क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास में जो होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, हीट एमिट होती है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, यहां पे आपके पास में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसमें हीट इवॉल्व होती है, जबकि इस केस में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड के केस में आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखना है, आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। इसके बाद में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है हमारे पास में, ये हमारे पास में आता है ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 10H2O होता है। अगर आप इसकी ये देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। यानी कि जब आपने इसमें, इस केस में यहाँ पे जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, डेसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, यानी कि
इनिशियली जब आपने ग्लोबल सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या थी, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में इंक्रीज हो रही है, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके 32.4 डिग्री पे आके अब अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब इसमें रीजन क्या है, असल में क्या होता है, ये हाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आपको दिया हुआ है Na2SO4 10H2O, ये इसके हाइड्रेट हैं। तो जब तक इसमें H2O एज ए हाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है उस केस में जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, यहां तक इसमें एंडोथर्मिक है। तो आपने क्या किया, इसको हीट किया और जब आपने इसे 32.4 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, अब ये इसके जो जितने भी H2O हैं वो निकल गए, 10H2O यहाँ पे निकल गए हैं, अब ये केवल सॉल्ट रह गया Na2SO4, ठीक है। तो जब तक इसमें हाइड्रेट प्रेजेंट थे, इसमें H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, तब तक ये जो रिएक्शन थी वो एंडोथर्मिक थी, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, H2O निकल गया। अब जब H2O निकल गया तो जब Na2SO4 वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो वाली जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसके ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये केवल सॉल्ट रह गया है और इस केस में अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहां पे जब आप हीट दोगे तो इसका डेसोल्यूशन कम हो जाएगा, तो 32.4 डिग्री के बाद में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें सॉल्ट रह जाता है और सॉल्ट आपका डिसोसिएट जो होता है वो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह काम करता है। तो अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से इसमें आपका पूरा फैक्टर काम करता है। अब आता है आपके पास में फैक्टर अफेक्टिंग द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ द सेम आयन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस, यानी कि आपके पहले से ही एक सॉल्ट ऐसा था जो कम सॉल्युबल था और उसमें आपने कोई ऐसा कंपाउंड मिला दिया जिसमें सेम आयन आ गए हैं। तो आपको पता है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम any change in temperature, pressure and concentration disturb the equilibrium and equilibrium shift in that direction where that change can be neglected or where that change can be undone। यानी कि जब आपके पास में एक कोई ऐसा सॉल्ट था जो इक्विलिब्रियम पर था, अब आपने क्या किया, अब आपने उसमें एक दूसरा सॉल्ट मिला दिया जिसके सेम आयन है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है AB, दिया है AB मेरा ऑलरेडी ही बहुत ही कम डिसॉल्व हो रहा है, बहुत ही कम डिसॉल्व हो रहा है। ये मेरे पास में A+ और C- बना रहा है, A+ और B- बना रहा है, इस तरीके से ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कोई दूसरा सॉल्ट मिला दिया, माना मैंने इसमें DB मिला दिया। अब DB कैसे डिसोसिएट हो रहा है, D+ और B- इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अब क्या होगा, अब ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, आपने इक्विलिब्रियम की बात करी है, आपने इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम निकालूं तो मेरे पास में Kc आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A+, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB। अब मैंने क्या किया, यहां से मेरे पास में B की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब अगर B की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो उस हिसाब से तो आपके पास में Kc की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए थी, पर Kc की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि अगर आपने कोई चेंज किया है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो अब इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पे आप उस चेंज को नेग्लेक्ट कर सको या फिर आप उस चेंज को अनडन कर सको। तो अब क्या होगा, आपके पास में B एक्स्ट्रा आ गया, बहुत ही लॉजिकल सी चीज है, B एक्स्ट्रा आ गया तो मैं अगर B को कम कर दूं तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन कैसे करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करने लगेगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करने लगी है तो अनडिसोसिएटेड अमाउंट बढ़ जाएगा ना बच्चा। ये देखो यहाँ पे डिसोसिएटेड अमाउंट है, अब रिएक्शन आपकी बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रही है तो अनडिसोसिएटेड अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि जो उसमें अमाउंट डिसॉल्व था वो और कम डिसॉल्व होगा, अब वो सॉलिड अमाउंट में ज्यादा आ जाएगा। तो इसे आप बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इट मींस द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आयन फ्रॉम अनदर सोर्स रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी एंड द शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपका कहां होगा, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा तो जो जितना वो पहले सॉल्युबल था उससे भी कम सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसे आप बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो अगर आप AgCl की बात कर रहे हो और AgCl की सॉल्युबिलिटी, उसमें पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल है, अब आपने उसमें NaCl मिला दिया, वो कम डिसॉल्व होगा,
तो ये आपके पास में ले चैटलियर्स प्रिंसिपल और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपके पास में अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी निकालूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मेरे पास में AgCl है, AgCl का डिसोसिएशन मेरे पास में हो रहा है Ag प्लस और Cl नेगेटिव। तो अगर मैं इसके लिए KSP निकालती हूं तो KSP मेरे पास में आता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये कितना डिसॉल्व है, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन मुझे कितने मिलेंगे, जितनी AgCl की सॉल्युबिलिटी होगी। भाई जितना उतना डिसॉल्व हो रहा उतने ही तो आयन बनेंगे, समझे क्या कहना चाह रही हूं मैं। तो बहुत ही इजी सी चीज है, देखो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 1 है तो मुझे इसके 1 और 1 ही तो मिलेंगे, जितना ये सॉल्युबल हो सकता है, बाकी तो इस सॉलिड फॉर्म में ऐसे ही नीचे बैठा रहेगा, ही कुछ नहीं करेगा कि अगर ठीक है भैया 2 जने तुम चले जाओ कराओ अपना काम, मैं तो बैठा हूं। तो सेम यही चीज है, यानी कि जितनी सॉल्युबिलिटी है वो उतना ही डिसॉल्व होगा। तो सॉल्युबिलिटी अगर मैंने इसकी S मानी है तो KSP की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, S इंटू एस, यानी कि यहां पे मेरे पास में जो KSP आएगा वो आपके पास में आएगा S²। नॉर्मल सी बात है। आप AgCl2 ले लो, AgCl2 कह रही हूं आप कोई दूसरा कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप BaCl2 ले लेते हो तो उस केस में मेरे पास में Ba प्लस और 2Cl नेगेटिव बनेंगे। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S बनेगा और ये 2S बनेगा। तो अगर मैं इसका KSP निकालूंगी तो मेरे पास में आएगा S इंटू, पहले मैं इसको पूरा KSP वैसे ही लिखती हूँ जैसे कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था, तो Cl नेगेटिव की पावर 2। अब बेरिलियम कितना है S और क्लोराइड कितना है 2S, तो 2S का मैं स्क्वायर कर दूंगी यहाँ पे, तो S इंटू 4S स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास में ये 4S क्यूब आ जाएगा। यस 4S क्यूब आ गया। ओके चलिए, ये और यही PYQ था आपका, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो सॉलिड इन लिक्विड की प्रेशर पे जो प्रेशर का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिसोल्यूशन फैक्टर, टेम्परेचर, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो वेरी माइन्यूट इफेक्ट होता है, या फिर बहुत आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो वेरी लो इफेक्ट, यहाँ पे इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद में आपके पास में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरली गवर्न्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर। नॉन पोलर दिया है आपको, नॉन पोलर सॉलिड लाइक नेफ्थलीन इन द सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। अब नेफ्थलीन भी आपके पास में नॉन पोलर है और बेंजीन भी आपके पास में नॉन पोलर है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, दोस्ती एक जैसे में होगी। भाई तू भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूं, भाई तू भी नहीं पढ़ रहा मैं भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो ये आपके पास में बहुत ही इजीली फैक्टर आ जाता है। ओके बच्चा, चलिए तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरली गवर्न द सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सॉलिड लाइक नेफ्थलीन इन द सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। इस केस में आपके पास में किस पे डिपेंड कर रहा है, लैटिस एनर्जी आपके पास में सॉलिड आयनिक कंपाउंड के लिए होती है, तो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात अभी बाद में करते हैं, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन तो बहुत बाद में आता है। इसके बाद में प्रेशर ऑफ सिस्टम, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे ये पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। मैंने छूटते ही क्या बोला, दोनों ही नॉन पोलर है। भाई तू और मैं पक्के दोस्त, बिल्कुल एक जैसा, जो तुझे पसंद वो ही मुझे पसंद, ठीक है। तो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा वो आपका टेम्परेचर, और इन सबका फैक्टर तो बहुत ही बाद में आएगा, सबसे पहले तो वो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, आयनिक को आपके डाइपोलर में या डाइपोलर या पोलर भी बोल सकते हैं, आयनिक में या फिर पोलर में डिसॉल्व होते हैं। इसके बाद में आता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इन वाटर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर। KNO3 की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में वाटर में इंक्रीज करती है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि KNO3 का जो डिसोल्यूशन इन वाटर होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो अब देखते हैं डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक होता तो वो डिक्रीज हो जाती, यहाँ पे डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। लैटिस एनर्जी डिक्रीज विद द टेम्परेचर, और सॉल्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली KNO3 के लिए पूछा है तो हम इसी की बात करेंगे। इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू हैव सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया नमक मिलाया, अगर मैं गर्म कर दूंगी तो नमक और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। KNO3 अभी उन्होंने पीछे ही बताया कि क्वेश्चन में ही आया था वो, तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनियम नाइट्रेट भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही मैंने चूने वाला आपका एग्जाम्पल दिया था, लाइम का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चा। इसके बाद में आता है आपके पास में द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP इज AgCl। ये बहुत कई बार आया हुआ PYQ है, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, और ये क्लास 11th की NCERT में भी दिया हुआ है। वो NCERT में आपको शायद निकल हाइड्रोक्साइड वाला दे रखा है, यहाँ पे हमने AgCl वाला ले लिया। तो अब आता है आपके पास में AgCl आपके पास में दिया है, और AgCl जब डिसॉल्व होगा तो ये Ag प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब इस AgCl की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेरे पास में आएगा KSP, वो मेरे पास में आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, और मोलर कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग होगी इनकी, जितना ये सॉल्युबल है। तो ये आपके पास में आ जाएगा S इंटू एस KSP, तो KSP आपके पास में आ जाएगा S स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया। बट अभी इन्होंने आगे क्या बोल दिया, इन 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो AgCl है वो 0.01 NaCl में भी डिसॉल्व, मतलब उसमें 0.01 आपको NaCl भी दिया है। अब NaCl तो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, यानी कि अगर इनिशियली मेरे पास में ये 0.01 था तो ये 0 थे, और आफ्टर डिसोल्यूशन ये 0 हो गया, ये 0.01 हो गया, और ये 0.01 हो गया। तो मेरे सॉल्यूशन में जो क्लोराइड आयन है ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो टोटल क्लोराइड मेरे पास में कितना हो गया, टोटल क्लोराइड मेरे पास में हो गया S प्लस 0.01, क्योंकि जो क्लोराइड मुझे यहां से भी मिला है और ये क्लोराइड मुझे यहां से भी मिला है। अब अभी आपने कॉमन आयन इफेक्ट करा था, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या किया था, ये बैकवर्ड चला जाएगा। बट यहाँ पे ये हमसे क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl पूछ रहा है। अब अगर मैं यहां से सॉल्युबिलिटी देखूं तो 1.8 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो ये 0.90 के बाद में 1 आएगा, और ये मेरे पास में कितना है 0.01। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी 0.01 के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, और अगर ये बहुत ही कम है तो आप S प्लस 0.01 को ऑलमोस्ट 0.01 के आसपास ले सकते हैं। यानी क्लोराइड आयन कितना आ गया, तो क्लोराइड आयन आपके पास में इतना आ गया, ये मेरे पास में क्लोराइड आयन है। तो अब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूंगी तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे करूंगी, KSP मेरे पास में आएगा सिल्वर आयन कंसंट्रेशन जो कि उसकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करेगी, और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन मेरे पास में वो आ गई है 0.01। KSP की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो KSP की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1.8 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू S इंटू 0.01। इसको डिवाइड में ले आए तो ये आपके पास में ऊपर 10⁻2 हो जाएगी, ये यहाँ पे 10⁻⁻8 रह जाएगा, तो आपके पास में आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻8। तो ये क्लास 11th का भी हो गया और ये क्लास 12th में भी आपका हो गया। तो इस तरीके से सारी चीज कवर करते हुए चलते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ग्लोबर सॉल्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास में क्या था, जब आपके पास में इनिशियल रिएक्शन एंडोथर्मिक थी और जब उसका सॉल्ट बन गया था तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई थी। तो अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रही थी भैया, अच्छा खासा ग्राफ बन रहा था। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज लीनियरली विद द टेम्परेचर, लीनियरली कहाँ थी, ग्राफ तो आपके पास में ऐसे आ रहा था, तो ये भी नहीं है। इसके बाद में सॉल्युबिलिटी पीक एट द सर्टेन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस, तो एक पीक पे पहुंचती है और फिर वो डिक्रीज होती है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब हम बात करते हैं गैस लिक्विड में किस तरीके से डिसॉल्व होती है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व विद द गिवन अमाउंट ऑफ द लिक्विड at specifically 1 liter at specific temperature and pressure to form saturated solution। गैस के लिए भी सेम वही होगा, आप मैक्सिमम कितना अमाउंट गैस का उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब डिपेंड करता है जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो किस तरीके की रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास में आता है फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बहुत ही स्पेसिफिक नेचर है। पर्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर आप CO2 की बात करें H2O में, तो CO2 ज्यादा डिसॉल्व है, CO2 आपकी वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है और ये आपका कार्बोनिक एसिड बना देती है, और ये आपके पास में कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो हमारी जो ह्यूमन जो बॉडी है
यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है या बाइकार्बोनेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बफर सॉल्यूशन के लिए। बट अगर आप O2 की सॉल्युबिलिटी कहें तो O2 की कम होती है CO2 के कंपैरेटिवली, नाइट्रोजन की और कम होती है। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी गैस ले रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक गैस की स्पेसिफिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब सॉल्युबिलिटी गैस की अगर आप बात करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है। अगर आप इसमें रीजन देखेंगे तो आपके पास में ये देखो, ये है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने कोई गैस डिसॉल्व की हुई है, ये गैस है, माना ये CO2 गैस इसमें डिसॉल्व है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको टेम्परेचर दे दिया, यानी कि इसको हीट प्रोवाइड करा दी। हीट प्रोवाइड कराने से आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल के पास में ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तभी वो गैसियस फॉर्म में है। अब आपने हीट दी तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी हो गई तो वो सॉल्वेंट को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। यानी कि गैस के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, गैस के लिए आपके पास में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, ये ध्यान रखना। पर सॉलिड के केस में आपकी जो टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस है वो टाइप ऑफ डिसोल्यूशन पे डिपेंड करती है कि जब आप उसे डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसके बाद में आता है प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट्स। अब अगर आपने जो सॉल्वेंट लिया उसमें ऑलरेडी कोई दूसरा सॉल्यूट प्रेजेंट था तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाती है। बहुत ही क्लियर सी बात है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्वेंट कैन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ड्यू टू सॉल्टिंग इफेक्ट वेयर द आयन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फॉर गैसेस डिसोल्यूशन। अब मानो मेरे पास में H2O मॉलिक्यूल था और H2O मॉलिक्यूल में मेरे पास में NaCl डिसॉल्व है। अब डिसॉल्व कैसे होगा? ये ऐसे होगा, सोडियम का जो कैटायन है वो वाटर के मॉलिक्यूल से इस तरीके से सराउंडेड होगा। जो वाटर के मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाले कैटायन को घेर लेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव वाले कैटायन को घेर लेगा। वाटर के मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपके नेगेटिव वाले कैटायन को घेर लेगा इस तरीके से। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन कर दिया है तो ये माइनस डेल्टा वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने प्लस डेल्टा वाला पार्ट कर दिया है इस तरीके से। तो वाटर का कितना सारा मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी इसी के साथ बॉन्ड बनाने में या इसी के साथ अट्रैक्शन में बिजी है। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसमें गैस डिसॉल्व कर रहे हो, तो डिसोल्यूशन का जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होगा वही बहुत कम हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट इफेक्ट, के ऑलरेडी सॉल्ट के साथ में जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो इन्वॉल्व थे। अब आपने उसमें अगर गैस डिसॉल्व करने की कोशिश करी है तो कम डिसॉल्व होगी, उतनी ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो नमक के पानी में अगर आप CO2 मिलाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद में आता है प्रेशर। अब प्रेशर से आपका आ जाता है यही हेनरीज लॉ। तो ये क्या है? द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। हेनरीज ने कहा कि जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस का उतना ही मास उसमें डिसॉल्व होगा। बट एक्चुअल में अगर हम प्रॉपर स्टेटमेंट की बात करें तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in particular solvent is directly proportional to the partial pressure of that gas on that solution. It means mole fraction, और मोल फ्रैक्शन ही solubility था, ये भी ध्यान रखना। The mole fraction of gas dissolved in solution is directly proportional to partial pressure of that gas on solution.
सॉल्यूशन के ऊपर उस गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर है वो गैस उतनी ही ज्यादा उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि उसमें आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। यानी कि ये जो आपके पास में सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में ये जो गैस है, ये कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, ये यहां पे इस गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करिए। तो ये अगर ये पार्शियल प्रेशर है तो ये इसका मोल फ्रैक्शन है उस सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। तो यानी कि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप कह सकते हो P इज इक्वल्स टू KH into X, where KH is known as Henry's constant। इसे आप बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। P आपका पार्शियल प्रेशर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन सॉल्यूशन, और X आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे मैंने मोल फ्रैक्शन की टर्म में कर दिया क्योंकि सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहीं से आपके पास में P इज इक्वल्स टू KH into X वाली टर्म आ जाती है। अब आता है आपके पास में तो हेनरीज लॉ। अब हेनरीज और डाल्टन लॉ को अगर मैं कंपेयर करूं, थोड़ा सा डिफरेंस देखूं, तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि वो जो गैस है वो पानी में कितनी डिसॉल्व हो रही है वो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि गैस का जो द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट है वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। जबकि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा गैसेस हैं जो केमिकली अनरिएक्टिव हैं, यानी कि मेरे पास में यहाँ पे एक गैस थी A और मेरे पास में यहाँ पे दूसरी गैस आ गई B और मेरे पास में यहाँ पे तीसरी गैस आ गई मान लो C, ये तीन गैसेस हैं। तो इस केस में मेरे पास में P टोटल विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। हेनरीज भी इसी बात को कहते हैं, हेनरीज कहते हैं नॉन रिएक्टिंग गैस, यानी कि गैस जो जिस सॉल्वेंट में आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होनी चाहिए। कि आप ऑक्सीजन को पानी में मिला रहे हो तो कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। यानी कि उस केस में उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, उस गैस का जो उस सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल प्रेशर है, उस पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही गैस के मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर होंगे। ठीक है, समझे? तो इस तरीके से हमारे पास में ये पूरी टर्म आती है। इसे अभी हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रॉल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, तो फिर हम वहां पे और ज्यादा डिटेल में लेके चलेंगे इसे। अब आता है आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास में इंपॉर्टेंट भी है और ये हॉट भी है। हॉट से मतलब क्या है, जहां कहीं भी मैं हॉट लिखूंगी तो ये वो क्वेश्चन है जिनके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वो है कि वो आ ही चुके हैं, वो आते ही हैं। तो अब आता है डिपेंडेंट ऑन द गैस सॉल्वेंट पेयर। हेनरीज लॉ आपका डिपेंड करता है कि आपका पेयर कौन सा है। जैसे कि हर पर्टिकुलर गैस के लिए जो गैस और सॉल्वेंट का पेयर है उसके लिए KH की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन की वाटर में डिफरेंट है, इसके बाद में H2O की आपके पास में O2 की वाटर में ऑक्सीजन नहीं है, CO2 की वाटर में डिफरेंट है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग है। इसके बाद में वेरीज विद द गैस नेचर, तो यही मैंने गैस के नेचर के अकॉर्डिंग के गैस की सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करती है कि गैस आपकी कितनी सॉल्युबल होती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो KH वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, KH आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा KH की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी चीज आपको पता है, गैस को जब आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया था तो उस केस में वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ पे आपके पास में आता है जो KH है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप ऐसे कर सकते हैं, टेम्परेचर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, KH उतना ज्यादा, KH जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, टेम्परेचर उतना ज्यादा। तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं और हर एक गैस के लिए अलग अलग होगी। यानी कि अगर आप O2 की बात कर रहे हैं तो O2
25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में जितनी डिजोल्व है और O2 90 डिग्री सेल्सियस पे जितनी डिजोल्व है और O2 0 डिग्री सेल्सियस पे जितनी डिजोल्व है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और वो टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अरे मैंने तो एक क्वेश्चन बता दिया। कैसे? जो आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं या फिर जो मराइन एनिमल्स हैं जैसे मछलियां वगैरह हैं वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं देन कंपैरिजन टू हायर टेम्परेचर, क्योंकि जब कम टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो उन्हें इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है। गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उनके लिए कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हेनरीज लॉ के यूज आ गए। अब आता है आपके पास में आइडियल गैस बिहेवियर। जो आपका हेनरीज लॉ काम कर रहा है वो केवल तभी तक काम कर रहा है जब गैस, यानी कि ये आपके पास में आते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो आपकी गैसेस आइडियल की तरह बिहेव कर रही हैं तभी आपका हेनरीज लॉ काम कर रहा है। यानी कि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस का डिसॉल्व कर दिया या फिर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए, और आपको पता है तब वो आइडियल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल आइडियल की तरह कब बिहेव करते हैं? जब आपका टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। इससे क्या फायदा होगा? मॉलिक्यूल जितने दूर दूर हैं उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने ही कम काम करेंगे, और जितने कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेंगे उतनी ही ज्यादा गैस आइडियल गैस की तरह काम करेगी। यानी कि आपके पास में आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस तभी काम करेगा जब वो लो प्रेशर पे होंगी, क्योंकि आप हाई प्रेशर कर दोगे तो गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर कम नहीं करेंगी और उसमें उसका फिर आइडियल गैस से डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। तो हेनरीज लॉ तभी काम कर रहा है जब आपकी गैसेस के बीच में या आप जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही हैं। आइडियल गैस की तरह बिहेव कब कम करेंगी? जब आपके पास में लो प्रेशर होगा, ठीक है। इसके बाद में नॉन रिएक्टिव गैसेस डज नॉट अप्लाई टू द गैस दैट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। आपको केवल उन्हीं गैसेस के लिए काम करना है जो रिएक्शन नहीं कर रही हैं। आप NH3 की बात कर लो तो NH3 तो आपकी वाटर के साथ रिएक्शन करके NH4OH बना देती है। ये आपका NH4OH बन गया तो रिएक्शन हो गई, HCl की रिएक्शन हो गई, SO2 की रिएक्शन हो गई। तो इन वाली गैसेस के लिए आपका हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। इसके बाद में हेनरीज लॉ इज बेस्ट एप्लीकेबल व्हेन यू हैव अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो बात इनडायरेक्टली उसी बात को बार बार घुमा रहे हैं। सिंपल सी बात यह है, आपके पास में जब गैस का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे काम करने लगेंगे, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगली काम कर रहे हैं तो हेनरीज लॉ फिर वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट हेनरीज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाई गैसेस कंसंट्रेशन में कॉज नॉन लीनियरिटी। आपके पास में लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी, वो डेविएट हो जाएगी। कांस्टेंट टेम्परेचर एज्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर Kh चेंजेस विद द टेम्परेचर। यानी कि आपका जो हेनरीज लॉ है वो तभी काम करेगा जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करो। मैंने अभी बताया कि जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपके Kh की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट, यानी कि गैस को जब आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में फिर मैंने जो सॉल्टिंग आउट इफेक्ट जो कराया अभी, कि अगर ऑलरेडी उसमें कोई सॉल्ट प्रेजेंट है और आप उसमें सोच रहे हो कि वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो लीनियरली काम नहीं करेगा। उस केस में आपका हेनरीज लॉ वहां पे लीनियरली काम नहीं करेगा। इसके बाद में लॉ ऑफ मॉडरेट प्रेशर डेविएशन अकर एट वेरी हाई प्रेशर ड्यू टू नॉन आइडियल बिहेवियर। तो हेनरीज लॉ बेस्ट वर्क करता है जब आपका लो प्रेशर होता है। अब आता है आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ आपने पढ़ा है डीकंप्रेशन सिकनेस, इसे आप बोलते हैं DCS, डीकंप्रेशन सिकनेस इन डीप सी डाइविंग। तो आपने देखा होगा जो आपके क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो जब समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं, गैस का सिलेंडर। उस गैस के सिलेंडर में आपके पास में गैसेस का मिक्सचर होता है। तो इनिशियली नाइट्रोजन ज्यादा होती थी, तो उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन वाटर आपके ब्लड के साथ बहुत अच्छे से डिसॉल्व भी हो जाती है। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है, और नाइट्रोजन वहां पे डिसॉल्व हो रही है। और अब अगर आप बहुत तेजी से, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गई, जो भी जिसमें भी आपको एनर्जी चाहिए, जहां पे भी आपकी कंबशन रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीजन वहां पे यूटिलाइज हो गई। पर धीरे धीरे नाइट्रोजन तो वहां पे ऐसे के ऐसे ही रही। अब अगर क्यूबा डाइवर बहुत तेजी से ऊपर आ गया तो वो जो नाइट्रोजन आपके ब्लड में प्रेजेंट थी वो बबल आउट होने लगेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ तो प्रेशर कम है, नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा है। आप पानी में जितना नीचे जाते जा रहे हैं प्रेशर उतना ज्यादा लगता जा रहा है। तो जब आप बहुत तेजी से ऊपर आएंगे तो बबल्स के साथ आउट होगी, और कई बार क्या होता है वो आपकी मसल्स में पेन कर देती है, मसल को ब्लॉक, क्योंकि बबल्स निकल रहे हैं, बबल कहीं स्ट्रक हो गया या कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो बहुत पेन वाली कंडीशन आ जाती है। तो इसे आप बेंड्स बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं बेंड्स।
तो बेंड से बचने के लिए क्या हुआ, वहां पे हीलियम को मिक्स कर दिया गया, क्योंकि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है ब्लड में देन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो डिसॉल्व करते हैं, बट कंपैरेटिव टू द नाइट्रोजन हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो अब जो बेंड्स जो फील होते हैं या फिर आपको ये जो सिकनेस होती है ये थोड़ी कम फील होगी, और थोड़ा स्लोली स्लोली आना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन गैस जो आपकी नाइट्रोजन गैस जो भी डिसॉल्व हुई है वो धीरे धीरे निकले। एकदम बबल आउट होगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके बाद में आता है सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड। आपकी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें क्या होता है, वो यही होती है। आप घर में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी का पानी मिलाओ, उसमें थोड़े से फ्लेवर्स डाल दो और उसमें प्रेशर के साथ CO2 गैस फिल करा दो, तो आपकी कोल्ड ड्रिंक घर पे बन जाएगी। कोल्ड ड्रिंक मेकर आता है, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं होता उसमें। आप प्रेशर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करा देते हैं उसमें। तो आप चीनी का पानी लो और उसमें CO2 मिला दो, सोडा वाटर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है वो। तो आप, और आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो बहुत तेजी से गैस बाहर निकल जाती है। सर्दियों में तब भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है कि 2 ग्लास में डालो, मेहमान तक के ले जाओ, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। गर्मियों में तो भैया यहाँ पे डाली, 2 मिनट मेहमान के सामने रखी, वो जब तक वो पीता है तब तक गैस निकल चुकी होती है उसकी। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और गैस आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चा जी बैस बॉटल को घुमाता ला रहा है एकदम, मेहमान आए हैं जी, ओ हो जी, पूरी बॉटल एकदम मजे से हिलाते हुए लेके आ रहे हैं, और जैसे ही घर पे आया और मैंने खोली और पूरी निकल गई। रीजन क्या था, जब आपने उसको शेक किया तो वही कि मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गई, और वो जो गैस है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गई, तो जैसे ही आप बटन उसके बॉटल के कैप को खोलोगे तो आपकी गैस बहुत तेजी से बाहर आ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, आपके पास में ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं ये हाई प्रेशर पे ही बनती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जो आपकी प्लांट्स हैं या फिर जो आपकी मराइन एनिमल्स हैं, जैसे कि आपके ये हो गए फिशेज हो गई हैं, ये सब पानी में कैसे जीती हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वो पानी में जो डिजोल्व अमाउंट होता है कि आपका कितना अमाउंट ऑक्सीजन का उसमें डिजोल्व हो सकता है, वो उस ऑक्सीजन को यूज करती हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जब लो टेम्परेचर होता है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो आपके जो प्लांट्स हैं जो जमीन पानी के नीचे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो उससे भी उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन फिर उस पानी में डिजोल्व रहती है। तो इस तरीके से वहां पे CO2 भी वो लेते हैं, CO2 उसमें रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो वो सारा वो जो गैसेस हैं वो पानी में डिजोल्व हैं, उसी की वजह से वो सारी रिएक्शंस काम कर रहे हैं। गैस एक्सचेंज इन एनवायरमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट सिस्टम में आपने O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वाटर बॉडी में, ये सारा उसके अकॉर्डिंग है। CO2 ज्यादा डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है, तो आपके टिश्यूज में CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो फिर वो प्रेशर के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहता है। तो ये भी आपका हेनरीज लॉ आ गया। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल गैस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। आपके पास में जो हमने कहा, ये मैंने जब कोई हमारे पास में इंडस्ट्री है और उसमें से हम धुआं निकाल रहे हैं, तो उसको ट्रीट करके निकालते हैं। तो ट्रीट करके कैसे निकालते हैं, हम उसमें इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, CO2 स्क्रबिंग इन केमिकल प्लांट्स। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम ऐसे प्रेशर के साथ में केमिकल्स जैसे अमीन्स वगैरह के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो CO2 उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एनवायरनमेंट में जो गैस निकलती है या फिर जो भी गैस आप चिमनी के थ्रू छोड़ रहे हैं, तो उसमें से फिर CO2 गैस को आप इस तरीके से अलग कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्क्रबिंग ऑफ CO2 गैस, यानी कि पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए आप कर रहे हैं। ब्लड गैस एनालिसिस इन द मेडिकल एप्लीकेशन, ये मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन और CO2 का हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है। अगर ऑक्सीजन कम है या CO2 ज्यादा है तो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। Which of the following statement is true about the Henry's law? It applies only the solid dissolving in the liquid. नहीं, ये तो गैस इन लिक्विड है। इसके बाद में the solubility of gas in inversely proportional to the partial pressure, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। The Henry's law constant decrease with increasing in temperature. नहीं, आपका Henry's law constant डिक्रीज विद इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में इंक्रीज करता है। इट इज वैलिड फॉर द गैस दैट डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ये उन गैसेस के लिए काम करती है जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 इन वाटर इज 7.9, यानी कि ये आपको KH वैल्यू दे दी है 7.9 इंटू 10 टू द पावर 4 ATM।
व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है डिसॉल्व इन द वाटर व्हेन द पार्शियल प्रेशर आपके पास में 0.21 ATM है। तो जो आपके पास में पार्शियल प्रेशर की यूनिट होगी वही आपके पास में KH की यूनिट होगी। तो अब आपको पता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, तो P की वैल्यू आपके पास में 0.21 एटमोस्फेरिक, KH आपके पास में 7.9 इंटू 10 टू द पावर 4, तो x आपको निकालना है 0.21 एटमोस्फेरिक से एटमोस्फेरिक कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास में आ गया 7.9 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू x। कैलकुलेट कर लेना, आप कैलकुलेट करके इसमें ऑप्शन को चूज कर लेना, ठीक है, और मुझे मैसेज से भेज देना, कमेंट में भेज देना क्या आंसर है, नंबर डाल के भेज के या हेनरीज वाले क्वेश्चन डाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लीस्ट लाइकली टू फॉलो द हेनरीज लॉ इन वाटर, तो हेनरीज लॉ इन वाटर हम बार बार बोल रहे हैं, आपका नाइट्रोजन करेगी, ऑक्सीजन होगी, हीलियम होगी, पर अमोनिया क्या करेगी, अमोनिया रिएक्शन कर लेगी, तो वो आपकी हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगी। इसके बाद में आपके पास में आता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब सॉल्युबिलिटी भी आपका मोल फ्रैक्शन ले लो चाहे सॉल्युबिलिटी ले लो, वो भी आपके पास में हेनरीज लॉ के अंदर काम आएगा। यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर एट पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेरिक। व्हाट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको कैसे दे रखा है, मोल पर लीटर पर एटमोस्फेरिक दे रखा है। तो यहां पे मैं कैसे करूंगी, सॉल्युबिलिटी यानी कि मास या आपका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू KH इंटू P, तो आपके पास में सॉल्युबिलिटी कितनी है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, और जो प्रेशर था वो 1 एटमोस्फेरिक था, तो मैं उसको 1 ATM को यहाँ पे डिवाइड में लेके आ गई हूँ, और यहाँ से आपके पास में KH की वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी सेम वही आ रही है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर पर एटमोस्फेरिक, क्योंकि 1 ही है एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपके पास में 1.3, हाँ, तो ये आपके पास में आएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखता है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखो टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर वो तब काम आते हैं जब गैस उसमें डिसॉल्व हो जाती है। सबसे पहले तो आपके पास में नेचर ऑफ सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि पर्टिकुलर गैस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसी के अकॉर्डिंग डिसॉल्व होती है, अब गैस उसमें डिसॉल्व भी नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट तो बहुत बाद में आएगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि स्पेसिफिक है, वो मैंने लिखा भी है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिपेंड ऑन द गैस एंड सॉल्वेंट, आपके पास में कौन सी गैस है और कौन सा सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करेगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज व्हेन, कब डिक्रीज होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, यहाँ तो आ गया ये हमारे पास में। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज, द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, तो आपको पता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज इन वाटर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में यहां तक हेनरीज लॉ के क्वेश्चन, KH के फैक्टर, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक जितने भी वीडियोस आती जा रही हैं उनको साथ के साथ करते जाओ और क्वेश्चन साथ के साथ कवर करते जाओ, ताकि जब आपको NCERT के क्वेश्चंस भी करने हैं अभी आपको, फिर आपको PYQs भी करने हैं, तो अभी साथ के साथ तैयारी करते चलोगे तो बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है बच्चा। ओके बच्चा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।